अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबके? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। पिछले लेक्चर्स में हमने मैनिपुलेशन ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट देखा था और उसी से ही मुंसलिक एक सवाल आपके सामने स्क्रीन पर दिया गया है। आप सब इस वीडियो को एक लम्हे के लिए पॉज करके इन सवालात को खुद हल करने की कोशिश कीजिए। अगर ये हल हो जाता है तो आंसर कमेंट में लिखिएगा और अगर ये हल नहीं हो पाता तो फिर आप क्वेश्चन अपना कमेंट में लिख दीजिएगा, मैं वहीं पे ही सॉल्यूशन कर दूंगा। सवाल ये है कि यहाँ पे ये तीन आपके पास रिवर्सिबल इक्वेशंस दी गई है। पहली इक्वेशंस में सिल्वर और क्लोराइड कंबाइन हो रहा है, सिल्वर क्लोराइड एक्वस मीडियम में जा रहा है एज आइन पेयर, और इसका जो आपके पास कांस्टेंट दिया गया है वो 2 एक्सपोनेंट 3 है। दूसरी इक्वेशन में ये एक्वस फॉर्म में जो आइन पेयर है वो क्लोराइड एक्सेप्ट करके सिल्वर डाइक्लोराइड एनाइन बना रहा है और इसका जो एक्सेप्शन कोफिशिएंट है वो 9.3 एक्सपोनेंट 1 है। उसके बाद जो तीसरी इक्वेशन है उसमें सिल्वर क्लोराइड सॉलिड से सिल्वर और क्लोराइड आइंस में डिसोसिएट हो रहा है और इसका जो आपके पास इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है 1.8 एक्सपोनेंट -10 है। इन तीनों इक्वेशंस को इस्तेमाल करते हुए सबसे पहले आपको ये बताना है कि सिल्वर क्लोराइड सॉलिड फॉर्म से सिल्वर क्लोराइड एक्वस आइन पेयर में जो जा रहा है इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या है। दूसरा सवाल ये कह रहा है कि आपके पास जो भी सिल्वर क्लोराइड की एक्वस मीडियम में कंसेंट्रेशन है वो क्या होगी। तीसरा सवाल ये कह रहा है कि आपके पास ये जो सिल्वर डाइक्लोराइड एनाइन है जब डिसोसिएट होगा सिल्वर क्लोराइड इन सॉलिड फॉर्म और क्लोराइड आइन इन एक्वस मीडियम रिलीज होगा, इस पूरे प्रोसेस के लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू क्या होगी। तो इस सवाल को हल करके आंसर आपका कमेंट में आना चाहिए और अगर आप नहीं कर सकें तो फिर कमेंट में ज़्यादातर लोग अगर नहीं कर सकेंगे तो फिर मैं आंसर इसका गूगल क्लासरूम पे कमेंट में बता दूंगा। अब हमने जैसे कि डिस्कस किया था कि जब भी हम रिवर्सिबल प्रोसेस की बात करते हैं तो अगर हमारा फॉरवर्ड रिएक्शन एंडोथर्मिक इन नेचर होगा तो बैकवर्ड रिएक्शन एक्सोथर्मिक इन नेचर होगा, और अगर फॉरवर्ड रिएक्शन एक्सोथर्मिक इन नेचर होगा तो रिवर्स रिएक्शन एंडोथर्मिक होगा। इसका मतलब यह है कि आपके पास रिवर्सिबल प्रोसेस में दोनों ही तरह के प्रोसेसेस पाए जाते हैं, एंडोथर्मिक प्रोसेस भी पाया जाता है और एक्सोथर्मिक प्रोसेस भी पाया जाता है। और अगर आपके पास प्रोडक्ट फॉर्म ज़्यादा स्टेबल होती है और प्रोडक्ट फॉर्म लोअर एनर्जी पे होती है तो ओवरऑल आपका जो रिएक्शन होता है वो एक्सोथर्मिक इन नेचर होता है। यानी अगर हम सपोज कर लें दो लम्हे के लिए कि आपके पास कोई भी रिएक्टेंट है ए, ठीक है, ये प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है बी में, ठीक है। हम ये कह देते हैं कि ए की कोई एक एनर्जी है अपनी, बी की एक एनर्जी है, लेकिन बी जो है ये आपका लोअर एनर्जी पर है, ठीक है। यानी ए जब बी में कन्वर्ट होगा तो जो फॉरवर्ड रिएक्शन है ये एक्सो होगा, है ना। एक्सो क्यों होगा? क्योंकि ए को बी में कन्वर्ट होने के लिए एनर्जी को कम करना है। इसी तरह से जो बैकवर्ड रिएक्शन होगा, रिवर्स रिएक्शन होगा, वो एंडो होगा। सही है। तो अगर आपके पास ए और बी इन दोनों में अगर हम कन्वर्जन देखेंगे, ओवरऑल अगर आपका प्रोसेस फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो यहाँ पे आपके पास एक्सोथर्मिक रिएक्शन डोमिनेंट होगा और ओवरऑल द रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक इन नेचर। यानी ए बी में कन्वर्ट होता चला जाएगा और आपको एनर्जी मिलती चली जाएगी। इसका मतलब यह है कि हम एनर्जी और आपका ये जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है या रेट कांस्टेंट है इनको कनेक्ट कर सकते हैं, और इसी चीज को ही तो हम थर्मोडायनामिक्स कहते हैं। थर्म मीन्स हीट और डायनामिक मीन्स मूवमेंट, यानी द मूवमेंट और द प्रोजेक्शन और द प्रोसीडिंग ऑफ एनी केमिकल रिएक्शन with the application or removal of heat is called thermodynamics। तो इसी में हम आपके पास कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं जो सबसे पहले डिस्कस करेंगे, जैसे इंथैल्पी है, एंट्रोपी है और गिब्स फ्री एनर्जी है। तो बारी बारी हम तीनों इन टर्मिनोलॉजीज को किसी भी केमिकल रिएक्शन के लिए डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले हम इंथैल्पी की बात करते हैं। इंथैल्पी का मतलब होता है हीट सप्लाइड एट कांस्टेंट प्रेशर, यानी किसी भी सिस्टम को जब आप हीट करते हैं और उसका प्रेशर आप कांस्टेंट रखें तो उसको आप कहते हैं इंथैल्पी, ठीक है। इसकी बहुत सारी मिसाल दी जा सकती है। इसमें जो मिसाल HCl की दी गई है, इससे पहले मैं पानी का बॉयल होने की मिसाल आपको दूंगा। तो बच्चों आप जरा ये बताइए कि पानी जब हम बॉईल करते हैं इन ओपन कंटेनर, ठीक है,
तो ओपन कंटेनर में जो हम हीट सप्लाई करते हैं, क्या वो इंथैल्पी कहलाएगी या नहीं? इसका जवाब आप मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, और जो भी जवाब दें उसकी जस्टिफिकेशन दीजिएगा। अगर इंथैल्पी कहलाएगी तब भी कि क्यों इंथैल्पी कह रहे हैं, और इंथैल्पी नहीं उसको सिर्फ हम हीट सप्लाई टू द सिस्टम ही कहेंगे, तो वो भी आप जस्टिफिकेशन दीजिएगा क्यों। अब बात कर लेते हैं HCl की डिसोसिएशन की। HCl आपको मालूम है गैशियस फॉर्म में होता है। जब ये डिसोसिएट होता है, पानी में हल होता है, तो प्रोटॉन अलग हो जाता है और क्लोराइड आयन अलग हो जाता है। तो इसकी जो इंथैल्पी आपके पास स्टैंडर्ड कंडीशंस में निकाली गई है, यानी 25 डिग्री पे जो निकाली गई है, वो है -74.85 किलो जूल पर मोल। ये याद रखिएगा कि जो केमिकल रिएक्शंस अपनी इंथैल्पी नेगेटिव फॉर्म में रखते हैं, यानी वो एनर्जी आपको दे रहे हैं, सिस्टम आपको एनर्जी दे रहा है, माइनस का मतलब है हीट आपको मिलेगी। तो इस केस में आपको तो कुछ नहीं करना, आपको तो हीट भी नहीं करना, हीट सिस्टम आपको दे रहा है। तो ये जनरली ये रिएक्शंस स्पॉन्टेनियस हो सकते हैं, यानी ये खुद ब खुद प्रोसीड हो सकते हैं। आपको बाहर से ना सिस्टम को हीट करना है, ना प्रेशर अप्लाई करना है। तो इंथैल्पी अगर नेगेटिव होगी तो इसका मतलब है सिस्टम आपके पास एनर्जी दे रहा है, और वो आमतौर से रिवर्सिबल आमतौर से स्पॉन्टेनियस हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ मैंने ये लिख भी दिया है कि अगर आपके पास डेल्टा H पॉजिटिव हो, पॉजिटिव का मतलब है आपको हीट देनी है, सिस्टम को आगे ले जाने के लिए, फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए आपको हीट देनी है। और जब हीट आपको देनी है तो फिर यकीनन वो खुद ब खुद तो नहीं हो सकेगा जब तक आप हीट नहीं देंगे। तो ये कहलाते हैं नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस। ये जब भी आपके पास इंथैल्पी साइन पॉजिटिव आएगा तो रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस हो सकता है। और जब आपके पास डेल्टा H नेगेटिव आएगा, इसका मतलब है जैसे जैसे रिएक्शन प्रोसीड कर रहा है, हीट आपको मिल रही है, यानी जिस भी सॉल्यूशन में वो रिएक्शन हो रहा है वो सॉल्यूशन गर्म होता जा रहा है वक्त के साथ साथ। तो ऐसी कंडीशन में क्योंकि हीट आपको मिल रही है और आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, तो इस तरह के रिएक्शंस आमतौर से स्पॉन्टेनियस हो सकते हैं। ठीक है, तो ये दोनों में फ़र्क है। डेल्टा H अगर पॉजिटिव हो तो अगर रिएक्शन प्रोसीड करेगा तो हीट आपको देनी होगी, या जो सॉल्यूशन में मौजूद हीट है वो उसको इस्तेमाल करेगा रिएक्शन, और आपका जो सॉल्यूशन है वो एनवायरनमेंट के मुकाबले में ठंडा मालूम होगा। डेल्टा H अगर नेगेटिव है तो ये सॉल्यूशन गर्म हो जाएगा। आपका जैसे चूने का पत्थर हम पानी में डालते हैं तो वो आपको हीट रिलीज करके देता है, तो वो एक्सोथर्मिक चेंज है। दूसरी जो टर्मिनोलॉजी है दैट इज कॉल्ड एंट्रोपी। आसान लफ्जों में हम इसको बिगाड़ कह सकते हैं, है ना। उर्दू में इसका जो लग़वी मायने है वो बिगाड़ के है। दुनिया में जितनी भी चीज़ मौजूद हैं, ये जितने भी चेंजेस होते हैं वो आम तौर से बिगाड़ की तरफ जाते हैं। ठीक है, और बहुत ही कम ऐसे चेंजेस हैं जो बिगाड़ में नहीं जाते, कांस्टेंट एंट्रोपी पे रहते हैं। ठीक है, तो ये आपका थर्मोडायनेमिक्स का एक लॉ भी है जिसमें वो कहते हैं कि भैया कायनात की हर चीज़ बिगाड़ की तरफ चल रही है। तो एंट्रोपी का मतलब है द डिग्री ऑफ डिसऑर्डर ऑफ एनी मटीरियल, एनी सब्सटेंस, एनी केमिकल रिएक्शन। जितना ज़्यादा बिगाड़ होगा उतनी ही ज़्यादा एंट्रोपी होगी। और किसी भी केमिकल रिएक्शन के होने के लिए हम क्योंकि उसकी इनिशियल पोजीशन से बिगाड़ की तरफ जा रहे हैं ना, यानी एक रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है, तो रिएक्टेंट की जो असली हालत थी वो बिगड़ कर किसी और हालत में चेंज हो रही है। तो जितनी ज़्यादा ये बिगाड़ की कैफियत बढ़ती जाएगी, रिएक्शन उतना ही ज़्यादा फॉरवर्ड डायरेक्शन में प्रोसीड करता चला जाएगा। तो जब भी आपके पास एंट्रोपी वैल्यू पॉजिटिव होगी, जो कि मैंने नीचे लिखा हुआ भी है, तो बिगाड़ आपका बढ़ता चला जाएगा। सही है। आसान लफ्जों में बिल्कुल आम बात है कि गैशियस जो होती हैं, गैशियस सिस्टम्स जो होते हैं, उसमें बिगाड़ ज़्यादा पाया जाता है लिक्विड्स के मुकाबले में। लिक्विड सिस्टम जो होते हैं उनमें बिगाड़ ज़्यादा पाया जाता है एज कम्पेयर टू सॉलिड्स। आपके ख्याल से इन तीनों सिस्टम्स में ये जो एंट्रोपी का डिफरेंस है ये क्यों आया है? ज़रा सोचिए इसको और जवाब कमेंट बॉक्स में लिख के दीजिएगा। ठीक है, अगर आप लोग लिख सके तो ठीक, नहीं तो अगर नहीं समझ आ रहा तो मुझे बताइएगा, मैं आपको इसका गूगल क्लासरूम पे आंसर दे दूंगा। ठीक है, सवाल बड़ा सिंपल सा है कि गैशियस सिस्टम्स के लिए जो एंट्रोपी की वैल्यू है ज़्यादा क्यों होती है लिक्विड्स के मुकाबले में। इसके बरक्स लिक्विड जो होते हैं उनकी एंट्रोपी की वैल्यू सॉलिड से ज़्यादा होती है। तो ऐसा क्यों होता है? अच्छा, इसमें जैसे हम KCl की बात करते हैं कि KCl अपनी सॉलिड फॉर्म में जो लैटिस की सूरत में एक अरेंज हुआ होता है, जब हम उसको पानी में हल करते हैं
तो पोटाशियम आयन अलग हो जाता है और क्लोराइड आयन अलग हो जाता है। इसके लिए जो बिगाड़ यानी एंट्रोपी की वैल्यू है +76.4 जूल पर मोल केल्विन है। तो क्योंकि एक कंडीशन तो ये ही है सिंपल सी, अगर हम टेक्निकली बात करें कि सॉलिड से वो लिक्विड में जा रहा है, ठीक है, तो और हमने ऊपर वाले पॉइंट में ये देखा कि लिक्विड का जो बिगाड़ है वो सॉलिड से ज़्यादा होता है। और अगर इसका हम पीछे बैकग्राउंड में जाएं, थ्योरी की तरफ जाएं, तो आपको मालूम है कि KCl का जो लैटिस बना होता है, आयनिक कंपाउंड जो होते हैं वो लैटिस की सूरत में होते हैं। प्रॉपर अरेंजमेंट होती है आयन्स की। हर पॉजिटिव आयन के लिए कोई ना कोई नेगेटिव आयन होता है, फिर हर नेगेटिव आयन के लिए कोई ना कोई पॉजिटिव आयन होता है। तो ये जो लैटिस बनी हुई होती है, जब हम पानी में इसको हल करते हैं तो वो लैटिस टूट जाती है। लैटिस टूटने के बाद रैंडमली तमाम आयंस पूरे सॉल्यूशन में होमोजीनियसली मूव कर रहे होते हैं, तो बिगाड़ पैदा हो जाता है, वो अरेंजमेंट डिस्ट्रॉय हो जाती है, जिसकी वजह से आपके पास जो भी एंट्रोपी की वैल्यू आती है वो पॉजिटिव आ जाती है। ठीक है, सो डेल्टा एस नॉट का मतलब, डेल्टा का मतलब है चेंज। तो एब्सोल्यूट एंट्रोपी तो आप कभी भी नहीं निकाल सकते, तो आप हमेशा चेंज की बात करते हैं, और चेंज का मतलब होता है कि फाइनल स्टेट में से इनिशियल स्टेट को माइनस कर दिया जाए। तो जब भी आप बात करते हैं ना कि आप डेल्टा एस पॉजिटिव मालूम करते हैं किसी भी सिस्टम के लिए, इसका मतलब है कि आपका जो प्रोसेस है वो ज़्यादा बिगाड़ की तरफ जा रहा है, और ज़्यादा बिगाड़ की तरफ हमेशा स्पॉन्टेनियस प्रोसेसेस जा सकते हैं। तो डेल्टा एच पॉजिटिव हो तो आपका जो रिएक्शन है वो स्पॉन्टेनियस हो सकता है, और अगर डेल्टा एस नेगेटिव हो तो आपका जो रिएक्शन है वो नॉन स्पॉन्टेनियस हो सकता है। ठीक है, आप ज़रा एक मिसाल HCl की लीजिए कि जब HCl H प्लस और क्लोराइड आयन में जा रहा है, तो इस सूरत में जो बिगाड़ आ रहा है, इसकी जो एंट्रोपी की वैल्यू है वो -130.4 जूल पर मोल केल्विन है। यहाँ पे एंट्रोपी की वैल्यू नेगेटिव आ रही है। तो अब आप लोग ज़रा दिमाग लगाइए और सोचिए कि यहाँ पे एंट्रोपी की वैल्यू नेगेटिव क्यों आ रही है। KCl पानी में हल हो रहा है तो एंट्रोपी पॉजिटिव है, HCl पानी में हल हो रहा है तो एंट्रोपी नेगेटिव है। ये क्या बात हो गई भाई? तो ज़रा ये सोचिए और ज़रा आंसर दीजिए कमेंट बॉक्स में। यहाँ पे जब हम बात करते हैं ना एंथैल्पी और एंट्रोपी के बाद फ्री एनर्जी की, तो आप ये सुन चुके होंगे और ज़रा जहन पे जोर डालिएगा जिनको याद ना हो। मैंने हमेशा ये कहा कि आपके पास जब भी डेल्टा एच नेगेटिव हो और डेल्टा एस पॉजिटिव हो तो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस हो सकता है। ठीक है, हो सकता है, मैंने ये नहीं कहा कि होता है। देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस बिटवीन द टू स्टेटमेंट्स। अब दूसरी तरफ आ जाए कि जब आपके पास डेल्टा एच पॉजिटिव हो और डेल्टा एस नेगेटिव हो, डेल्टा एच पॉजिटिव है और डेल्टा एस नेगेटिव है, तो रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस हो सकता है। ठीक है, लेकिन अगर आपके पास कोई कंडीशन आ जाए कि आपके पास डेल्टा एच भी पॉजिटिव है और डेल्टा एस भी पॉजिटिव है, ठीक है, तो ये कंडीशंस साइंटिस्ट्स के सामने आती हैं जब वो रिसर्च कर रहे होते हैं। बहुत सारे सिस्टम्स ऐसे होते हैं कि जिसमें डेल्टा एच भी नेगेटिव आ रहा होता है और डेल्टा एस भी नेगेटिव आ रहा होता है, तो ये बताना मुश्किल हो जाता है कि जनाब ये स्पॉन्टेनिटी शो कर रहा है या नॉन स्पॉन्टेनिटी शो कर रहा है, क्योंकि ये दोनों स्टेटमेंट्स एक दूसरे से कॉन्ट्रेरी हो जाती हैं। तो यहाँ पे एक आर्बिट्रेशन करने के लिए आता है गिब्स फ्री एनर्जी। गिब्स फ्री एनर्जी, इसके अंदर स्टेक होता है एंथैल्पी और एंट्रोपी दोनों का, और गिब्स फ्री एनर्जी को इस्तेमाल किया जाता है किसी भी सिस्टम की स्पॉन्टेनिटी या नॉन स्पॉन्टेनिटी बताने के लिए। आपके पास डेल्टा एच की वैल्यू कुछ भी हो, डेल्टा एस की वैल्यू कुछ भी हो, आया वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, अगर आपके पास डेल्टा जी दैट इज गिब्स फ्री एनर्जी, इसकी वैल्यू अगर नेगेटिव आती है, तो इसका मतलब होता है कि आपका जो भी रिएक्शन है वो स्पॉन्टेनियस इन नेचर है। ठीक है, यानी यहाँ पे आप देख सकते हैं इस इक्वेशन के अंदर कि यहाँ इंथैल्पी और एंट्रोपी विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर दोनों का इफेक्ट मौजूद है, और इन दोनों को सॉल्व करके जो भी डेल्टा जी की वैल्यू आती है वो आपको बताएगी कि आपका फिनोमेना, आपका जो रिएक्शन है वो स्पॉन्टेनियस इन नेचर है या नहीं है। अब यहाँ पे हमने एक डेल्टा जी की वैल्यू कैलकुलेट भी की है। हम HCl की डिसोल्यूशन को देख लेते हैं। HCl की डिसोल्यूशन आपने अगर पीछे रिएक्शन स्लाइड में देखा हो तो उसमें हमने डेल्टा एच यानी जो आपके पास इंथैल्पी की वैल्यू थी HCl की डिसोल्यूशन के लिए वो -74.85 किलो जूल पर मोल थी, और जो एंट्रोपी की वैल्यू थी वो 130.4 नेगेटिव की जूल पर मोल केल्विन थी। इन दोनों क्वांटिटीज़ को अगर हम इस इक्वेशन के अंदर पुट करें
तो आपके पास डेल्टा जी की वैल्यू निकल के आती है -35.97 किलो जूल पर मोल। यहाँ पे जो डेल्टा जी की वैल्यू है ये आपको बता रही है कि क्योंकि ये नेगेटिव है, इसका मतलब ये जो भी डिसोल्यूशन है HCl की वो स्पॉन्टेनियस इन नेचर है, यानी HCl को आप पानी में बबल करेंगे तो वो HCl जो गैशियस फॉर्म में होता है ओरिजिनली, वो पानी में डिजोल्व हो जाएगा। और डिजोल्व ना सिर्फ डिजोल्व होगा बल्कि क्योंकि डेल्टा H नेगेटिव है तो अच्छी खासी हीट भी रिलीज करेगा, जिसको हीट ऑफ सॉल्यूशन या हीट ऑफ डिसोल्यूशन कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इस तरीके से हम किसी भी सिस्टम की स्पॉन्टेनिटी को मालूम कर सकते हैं। तो गिब्स फ्री एनर्जी की जो सबसे बड़ी खूबसूरती है कि इससे ना सिर्फ हम स्पॉन्टेनिटी का अंदाज़ा लगा सकते हैं, बल्कि जैसे कि हमने लास्ट स्लाइड में देखा था कि HCl की डिसोल्यूशन के लिए -35 किलो जूल पर मोल के अराउंड, तकरीबन -36 किलो जूल पर मोल है, इसके अराउंड आपके पास डेल्टा जी की वैल्यू आ रही है। अगर कोई डिसोल्यूशन ऐसी हो जिसमें -36 के बजाय -40 आ जाए तो वो और ज़्यादा स्पॉन्टेनियस होगा, यानी उसका जो फॉरवर्ड रिएक्शन है वो और तेज़ी से होगा। इसका मतलब यह है कि जैसे जैसे आपके पास डेल्टा जी की वैल्यू नेगेटिव बढ़ती चली जाएगी, नेगेटिव फॉर्म में और ज़्यादा होती चली जाएगी, उस रिएक्शन की स्पॉन्टेनिटी बढ़ती चली जाएगी। इसका मतलब ये हुआ कि हम अपनी गिब्स फ्री एनर्जी की वैल्यू को इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू के साथ कनेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि जितनी तेज़ी के साथ यानी जितनी ज़्यादा नेगेटिव डेल्टा जी वैल्यू होती जाएगी उतनी तेज़ी के साथ वो इक्विलिब्रियम अटेन कर लेगा, और जितनी तेज़ी के साथ इक्विलिब्रियम वो अटेन करेगा उतना ज़्यादा उसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होगा। तो आपके पास यहाँ पे इस स्लाइड में हमने जो आपके पास आर्हेनियस इक्वेशन लिखी है, इसमें जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है इसको डेल्टा जी के साथ कनेक्ट किया गया है। इस इक्वेशन के ज़रिए आप किसी भी रिएक्शन सिस्टम के लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट मालूम कर सकते हैं, अगर आपको उसका गिब्स फ्री एनर्जी की वैल्यू मालूम हो और उस वक्त क्या टेम्परेचर था वो मालूम हो। तो अगर हम HCl की डिसोल्यूशन के लिए ही बात कर लें कि HCl जो डिसॉल्व हो रहा है उसका हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट मालूम करने की कोशिश करें, तो आपके पास डेल्टा जी की वैल्यू जो कि हमने पिछली स्लाइड में निकाली थी वो -35.97 किलो जूल पर मोल थी, तो इसमें हमने किलो को 10⁻³ से सब्सटीट्यूट कर दिया है। उसके बाद R यानी यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट 8.314 जूल पर मोल केल्विन होता है। टेम्परेचर जो हमने 25 डिग्री देखा था ना, 25 पे ये वैल्यूज कैलकुलेट की गई थी। तो टेम्परेचर हम गैशियस सिस्टम में कभी भी सेंटीग्रेड में नहीं रखते, ये तो आप सबको पता ही होगा, तो उसको केल्विन स्केल में कन्वर्ट करके हमने यहाँ रख दिया है। तो ये केल्विन से केल्विन चला जाएगा, है ना, केल्विन से केल्विन चला गया, और जूल पर मोल से जूल पर मोल चला गया। तो आपके पास एक न्यूमेरिकल वैल्यू आ गई K की, जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। आपको इतना ज़्यादा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का मतलब ये है कि जैसे ही HCl बबल करोगे फ़ौरन ही डिसोसिएट हो जाएगा, तो बहुत तेज़ी के साथ ये काम मुकम्मल हो जाएगा, और जो कि आप हकीकत में देखते भी हैं। तो ये गिब्स फ्री एनर्जी की खूबसूरती है और थर्मोडायनामिक्स की खूबसूरती है कि वो एक पैरामीटर को कितनी खूबसूरती के साथ दूसरे पैरामीटर के साथ को रिलेट कर देता है। तो डेल्टा जी को इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के लिए मालूम करने के लिए इस तरह से इस्तेमाल किया जा सकता है। अब इसी तरह से आप बेरियम क्लोराइड जो कि मोनोहाइड्रेटेड सॉल्ट है, जब इसको हीट किया जाता है ओवन में, तो हीट करने के बाद इसका जो वाटर ऑफ हाइड्रेशन है रिलीज हो जाता है और बेरियम क्लोराइड एनहाइड्रस फॉर्म में रह जाता है। तो आपके लिए घर से ये सवाल जो है वो आप कर सकते हैं, घर पे प्रैक्टिस कर सकते हैं, और अगर किसी बच्चे को इस सवाल के हल करने में कोई मसला हो तो वो कमेंट में कर सकता है और मैं उसको गूगल क्लासरूम पे आंसर दे दूंगा। ठीक है, बहुत आसान सवाल है। अगर सवाल हल ना करना है तो पिछली स्लाइड पे जाके आप देख सकते हैं और उसको हल करने में इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरह से आपके पास ये रिएक्शन है जिसमें बाइकार्बोनेट डिसोसिएट हो रहा है प्रोटॉन में, और यहाँ पे कार्बोनेट आयन अलग हो रहा है। तो इस रिएक्शन के लिए आपको डायरेक्ट डेल्टा जी की वैल्यू ही दे दी गई है। ठीक है, तो अक्लमंदों के लिए इशारा काफ़ी है। हमने टेम्परेचर दे दिया है और डेल्टा जी दे दिया है, आपको इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालना है। तो इससे आसान सवाल मैं नहीं समझता कि आपके साथ कोई हो सकता है, कोई और कर सकता है। तो इस सवाल को हल करने की कोशिश कीजिए, और अगर हल ना हो तो सेम क्वेश्चन कर दीजिएगा, मैं आपको इसका तरीका गूगल क्लासरूम पे कमेंट बॉक्स में बता दूंगा। ठीक है, तो ये तमाम सवाल, तमाम टर्मिनोलॉजीज, तमाम इक्वेशंस आपके इस तरह से काम आ सकती हैं। तो यहाँ तक हमारा आज का लेक्चर इख्तिताम को पहुँचता है। अगर आपको किसी भी किस्म का कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं।
और मुझे लगता है कि 3-4 सवाल तो हो गए होंगे कमेंट बॉक्स में लिखने के लिए। तो इस लेक्चर का जो कमेंट बॉक्स है मेरे ख्याल से वो भरा पूरा होना चाहिए। तो आज हम इस लेक्चर का इख्तिताम करते हैं। अल्लाह ताला आप सबका हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।